ये बात है 1 सितंबर 2015 की सुबह की। इस वक्त टाइम हो रहा होता है 6:50। हर तरफ सन्नाटा था। नॉर्थ कोरिया का सबसे मशहूर शहर प्योंगयांग सुनसान पड़ा होता है। एक छोटी सी बिना किसी निशान वाली वैन आहिस्ता आहिस्ता शहर की सड़कों से गुजर रही है। वैन के अंदर कुछ इंडोनेशियन डिप्लोमेट्स बैठे हुए हैं। उनके हाथ में एक छोटा सा कंपास है। वो बार बार खिड़की के बाहर देखते हैं और फिर कंपास को चेक करने लग जाते हैं, जैसे वो किसी ऐसी जगह को तलाश कर रहे हो जिसका पता सिर्फ उन्हें ही मालूम हो। कुछ मिनट बाद वैन एक बिल्कुल सादा सी बिल्डिंग के सामने रुकती है। बाहर ना कोई बड़ा साइन लगा हुआ है, ना कोई ऊंची मिनारत बनी हुई है, सिर्फ एक आम सा दरवाजा। जब दरवाजा खुलता है तो अंदर से हल्की हल्की गुफ्तगू की आवाज आ रही होती है। दुनिया इस जगह को अर रहमान मस्जिद के नाम से जानती है और इसे नॉर्थ कोरिया की पहली और सबसे मशहूर मस्जिद माना जाता है। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात थी जो हर किसी को हैरान कर देती है। इस मस्जिद में आम नॉर्थ कोरियन मुसलमान नजर नहीं आते। यहाँ ज्यादातर सिर्फ फॉरेन डिप्लोमेट्स, एम्बेसी के स्टाफ और कभी कभी बाहर से आने वाले मेहमान ही नमाज पढ़ने आया करते थे। सवाल ये है कि अगर नॉर्थ कोरिया में मस्जिद मौजूद थी तो फिर वहाँ के अपने मुसलमान कहाँ थे, कहाँ नमाज पढ़ने जाते थे। बाहर की दुनिया को ये सिर्फ एक मस्जिद नजर आती थी, लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर की कहानी बिल्कुल अलग है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अक्सर लोग समझते हैं कि नॉर्थ कोरिया में इस्लाम पूरी तरह खत्म है, पर ऐसा नहीं है। हाँ, यहाँ पर इस्लाम मौजूद है, पर सिर्फ आपको पता नहीं है। लेकिन जब हम फॉरेन डिप्लोमेट्स की बातें, रिपोर्ट्स और वहाँ जाने वाले लोगों के अकाउंट्स देखते हैं तो तस्वीर इतनी सीधी नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सोच को चैलेंज करती हैं। प्योंगयांग की ये मस्जिद असल में इंडोनेशियन एम्बेसी के कंपाउंड के अंदर बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ आमतौर पर एम्बेसी का स्टाफ, फॉरेन डिप्लोमेट्स और दूसरे मुल्कों से आने वाले मुसलमान ही नमाज अदा करते हैं। कई डिफेक्टर्स, या डिफेक्टर का मतलब है वो लोग जो नॉर्थ कोरिया से भागकर बाहर आ चुके हैं, उनका कहना है कि आम नॉर्थ कोरियन सिटीजन्स को इस जगह तक आसानी से पहुंच ही नहीं दी जाती। यानी टेक्निकली देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया में एक मस्जिद जरूर मौजूद है, लेकिन सिर्फ एक बिल्डिंग का होना इस बात का सबूत नहीं होता कि वहाँ इस्लाम खुलकर जिंदा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ डिफेक्टर्स ने यह भी दावा किया है कि मुल्क के अंदर कुछ लोग छुपकर इबादत करते होंगे। हो सकता है उनमें कुछ मुसलमान भी हों, लेकिन उनकी असल तादाद कितनी है, वो कौन है और किस तरह अपनी जिंदगी गुजारते हैं, ये सब आपको शॉकिंगली वीडियो के बीच में पता चल जाएगा। और ये बहुत चिलिंग बात है। सच में बहुत शॉकिंग फैक्ट्स देने वाला हूं मैं आपको इस वीडियो में। आप कानों को हाथ लगाना शुरू कर दोगे। खैर, बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल खामोश नजर आता है और अंदर की जिंदगी के बारे में सिर्फ छोटी छोटी गवाहियां और टुकड़ों में मिलने वाली रिपोर्ट्स ही हमारे पास मौजूद हैं। और यकीन मानो, ये इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा भी है। इस वीडियो में हम 3 बड़े सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस्लाम नॉर्थ कोरिया तक असल में कब और कैसे पहुंचा। क्या कोरियन वॉर से पहले यहाँ कोई मुसलमान कम्युनिटी रहती थी, या फिर इस्लाम की मौजूदगी हमेशा सिर्फ फॉरेन एम्बेसी तक ही महदूद रही। हम पुराने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स को जोड़कर इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि डिफेक्टर्स, एड वर्कर्स और नॉर्थ कोरिया का दौरा करने वाले लोगों ने रिलीजियस लाइफ यानी मजहबी जिंदगी के बारे में क्या बताया। क्या किसी नॉर्थ कोरियन ने कभी छुपकर इस्लाम कबूल किया था? अगर किया तो वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे गुजारता होगा? और आखिर क्यों इस तरह की कहानियां दुनिया तक बहुत कम पहुंच पाती हैं? और आखिर में हम प्योंगयांग की इसी मस्जिद का असल मकसद समझेंगे। क्या ये सिर्फ फॉरेन डिप्लोमेट्स की जरूरत के लिए बनाई गई थी, या इसके पीछे नॉर्थ कोरिया की फॉरेन पॉलिसी यानी दूसरे मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत दिखाने की स्ट्रेटेजी भी शामिल थी, या यहाँ पर वाकई नॉर्थ कोरियन मुसलमान आकर नमाज अदा करते हैं? देखो, जब किसी पूरे मुल्क में एक ही मशहूर मस्जिद हो और उस तक भी आम लोग ना पहुंच सकते हो, तो फिर वहाँ के मुसलमान असल में अपनी जिंदगी कैसे गुजारते होंगे? ज्यादातर लोगों को लगता है कि नॉर्थ कोरिया में इस्लाम की कहानी सिर्फ उस एक मस्जिद से शुरू होती है, लेकिन असल में इसकी हिस्ट्री उससे काफी पुरानी है। 1945 से पहले पूरा कोरिया जापानीज ऑक्यूपेशन का नीचे था। उस दौर में कुछ टैटार और सेंट्रल एशिया से आने वाले मुस्लिम ट्रेडर्स यानी तिजारत करने वाले लोग कोरियन पोर्ट्स तक आते रहते थे। उनकी तादाद बहुत कम थी, लेकिन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में उनका जिक्र मिलते हैं। फिर 1950 में कोरियन वॉर शुरू हुई। शहर तबाह हो गया, लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए और इस अफरा तफरी में छोटी छोटी रिलीजियस कम्युनिटीज जो थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो गई। जब 1953 में कोरियन वॉर खत्म हुई तो नॉर्थ कोरिया ने एक नया निज़ाम बनाया। इस सिस्टम में स्टेट यानी हुकूमत सबसे ऊपर थी और लीडर के साथ वफादारी सबसे पहले आती थी। आहिस्ता आहिस्ता हर वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो हुकूमत के कंट्रोल से बाहर थी नज़र से गायब होना शुरू हो गई। कई चर्चेस बंद कर दिए गए, बुद्धिस्ट एक्टिविटीज़ पर सख्त कंट्रोल लगा दिया गया और इस्लाम का नाम भी मुश्किल से सुनाई देने लगा। ऐसा लगता था जैसे ये मजहब मुल्क के अंदर कहीं खो
खो गया हो। लेकिन फिर कई साल बाद एक नई डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिली। 1980s और 1990s के दौरान नॉर्थ कोरिया ने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स यानी दूसरे मुल्कों के साथ सियासी ताल्लुकात जो है वो मजबूत करने शुरू कर दिए। इस वजह से मुस्लिम डिप्लोमेट्स की तादाद जो थी वो बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, ये डिप्लोमेट्स नॉर्थ कोरियन सोसाइटी का हिस्सा नहीं थे। वो अपनी एम्बेसीज के कंपाउंड्स के अंदर रहते थे और उनकी रिलीजियस लाइफ भी ज्यादातर वहीं तक महदूद रहती थी। यहीं से एक नया सवाल पैदा होता है, अगर मुल्क के अंदर मुस्लिम्स मौजूद थे तो फिर उनकी रिलीजियस लाइफ दीवार के बाहर क्यों नजर नहीं आ रही थी? क्यों किसी आम नॉर्थ कोरियन को उनके बारे में कुछ पता नहीं था? और जब मैंने इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू किया तो कहानी पहले से भी ज्यादा अजीब निकली। सबको लगता है कि प्योंगयांग की अर-रहमान मस्जिद नॉर्थ कोरियन मुस्लिम्स के लिए बनाई गई होगी, लेकिन असल कहानी बिल्कुल उलट है। 2015 में इंडोनेशियन एम्बेसी के कंपाउंड के अंदर इस मस्जिद का ऑफिशियली इस्तेमाल शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट को इंडोनेशियन डिप्लोमेट्स और वहां मौजूद मुस्लिम कम्युनिटी ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था। ये मस्जिद नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के पब्लिक रिलीजियस सिस्टम का हिस्सा नहीं थी। इसका असल मकसद एम्बेसी का स्टाफ और फॉरेन मुस्लिम विजिटर्स को इबादत की जगह देना था। कई फॉरेन डिप्लोमेट्स ने बताया कि फ्राइडे प्रेयर्स में इंडोनेशिया, ईरान, पाकिस्तान, इजिप्ट और दूसरे मुल्कों के एम्बेसी ऑफिशियल्स शामिल होते थे। कभी कभी फॉरेन स्टूडेंट्स भी आ जाते थे इसमें। लेकिन एक बात लगभग हर अकाउंट में कॉमन थी, नॉर्थ कोरियन सिटीजन्स वहां नजर नहीं आते थे। डिफेक्टर्स का कहना था कि आम लोगों के लिए एम्बेसी कंपाउंड्स तक पहुंच बहुत ज्यादा सख्त तरीके से कंट्रोल की जाती है। इसीलिए बाहर की दुनिया को एक मस्जिद तो नजर आती थी, लेकिन उसके अंदर नमाज पढ़ने वालों में ज्यादातर फॉरेन पासपोर्ट रखने वाले लोग ही होते थे। ये बात बहुत कुछ समझा देती है। बिल्डिंग मौजूद थी, नमाज भी होती थी, लेकिन जिस अवाम के नाम पर पूरा मुल्क चलता है वो उस जगह का हिस्सा ही नहीं थी। और इसी पॉइंट पर कुछ फॉर्मर नॉर्थ कोरियंस की गवाही सामने आती है जो इस कहानी को और भी गहरा बना देती है। कभी कभी सबसे मजबूत सबूत डॉक्यूमेंट से नहीं बल्कि उन लोगों की आवाजों से मिलता है जो खुद उस सिस्टम के अंदर रह चुके होते हैं। कई नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स जिनकी टेस्टिमोनी साउथ कोरिया और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉर्ड की है, एक बात बार बार रिपीट करते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी ओपनली प्रैक्टिसिंग मुस्लिम को नहीं देखा, यानी उनके लिए इस्लाम नाम की कोई चीज रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा ही नहीं थी। फॉर्मर डिफेक्टर कांग चोई वॉन इन्होंने अपनी राइटिंग्स में लिखा था कि नॉर्थ कोरियन स्टेट हर उस बिलीफ को शक की नजर से देखती है जो हुकूमत की आइडियोलॉजी से अलग हो। दूसरे डिफेक्टर्स ने भी बताया कि स्कूल में रिलीजन के बारे में सिर्फ बहुत लिमिटेड और हुकूमत की तरफ से अप्रूव की हुई इंफॉर्मेशन ही दी जाती थी। इससे ज्यादा कुछ जानने का मौका आम लोगों को मिलता ही नहीं था। इसी बात को 2014 की यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट भी सपोर्ट करती है। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट के कंट्रोल से बाहर किसी भी ऑर्गेनाइज रिलीजियस एक्टिविटी पर बहुत सख्त रिस्ट्रिक्शंस थी। इसी वजह से अगर कोई शख्स प्राइवेट तौर पर किसी और मजहब को फॉलो भी करता था तो उसके बारे में बाहर की दुनिया को पता चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स आज तक नॉर्थ कोरिया में मुस्लिम्स की एग्जैक्ट पॉपुलेशन बताने से हिचकिचाते हैं। ना कोई क्रेडिबल सेंसस मौजूद है, ना पब्लिक रजिस्ट्री, सिर्फ अलग अलग लोगों की गवाहियां और टुकड़ों में मिलने वाली मालूमात ही मौजूद है। इमेजिन करो, हो सकता है कि मुल्क के अंदर एक छोटी सी मुस्लिम कम्युनिटी मौजूद हो और ये भी मुमकिन है कि आज वहाँ कोई लोकल मुस्लिम कम्युनिटी हो ही ना। दोनों पॉसिबिलिटीज आज भी एक साथ जिंदा हैं, क्योंकि इनमें से किसी को भी पूरी तरह प्रूव या डिसअप्रूव करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन सबसे भारी सवाल अभी भी बाकी है। और अब बात करते हैं उस चीज की जो बहुत कम लोग जानते हैं। नॉर्थ कोरिया के रिलीजियस पॉलिसी को स्टडी करने वाले रिसर्चर्स ने एक इंटरेस्टिंग पैटर्न की तरफ इशारा किया है। जब फॉरेन डेलीगेशंस मुल्क का दौरा करती हैं तो उन्हें कुछ सिलेक्टेड रिलीजियस साइट्स दिखाई जाती हैं, जैसे चर्चेस, बुद्धिस्ट टेम्पल्स, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अर-रहमान मस्जिद का भी जिक्र किया जाता है। क्रिटिक्स का मानना है कि ये नॉर्थ कोरिया की डिप्लोमेटिक इमेज का हिस्सा हो सकते हैं, यानी दूसरे मुल्कों को ये दिखाना कि यहाँ रिलीजियस फ्रीडम मौजूद है। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरियन अथॉरिटीज इस बात से इनकार करती हैं और कहती हैं कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर सिटीजन को रिलीजियस फ्रीडम की गारंटी देती है। लेकिन डिफेक्टर्स और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स के अकाउंट्स जो हैं वो इस तस्वीर को पूरी तरह सपोर्ट नहीं करते। इसी वजह से ये मामला आज भी डिबेट का हिस्सा बना हुआ है और यहीं से सबसे मुश्किल सवाल शुरू होते हैं। अगर कोई आम नॉर्थ कोरियन सिटीजन सच में इस्लाम कबूल करना चाहे तो कहाँ जाएगा, किससे इस्लाम सीखेगा, किसके साथ नमाज पढ़ेगा? आज तक इस बात का कोई क्लियर और डॉक्यूमेंटेड जवाब दुनिया के पास मौजूद नहीं है। एक तरफ ऑफिशियली नजर आने वाली मस्जिद है अर-रहमान, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी
में कभी भी मुस्लिम को नहीं देखा नॉर्थ कोरिया में, और शायद इन दोनों के बीच जो गहरी खामोशी है वही नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल राज है। 2014 में यूनाइटेड नेशंस की कमीशन ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही थी। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में रिलीजियस फ्रीडम पर इतनी सख्त पाबंदियां हैं कि कई लोग सिर्फ अपना मजहब या अकीदा रखने की वजह से डिटेंशन, सजा या अचानक गायब कर दिए जाने का खतरा महसूस करते हैं। और शायद इस कहानी की सबसे भारी बात यही है कि आज तक किसी के पास इस बात का क्रेडिबल यानी भरोसेमंद जवाब नहीं है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर कितने लोकल मुस्लिम्स मौजूद हैं। लेकिन अगर आप गूगल करो तो उसमें 3000-4000 के करीब बताते हैं। अब हो सकता है कि बिल्कुल ना हो, या ये भी मुमकिन है कि कुछ लोग हों जो छुप कर, जिनके दिमाग में किसी ने इस्लाम डाल दिया और वो छुपकर इबादत करते हों। लेकिन अगर ऐसे लोग हैं भी तो उनकी जिंदगी का कोई डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड दुनिया के पास मौजूद नहीं है। जब किसी पूरी कम्युनिटी को नंबर्स में भी ना नाप सकें तो समझ लो कि वहाँ की खामोशी कितनी गहरी होगी। इसीलिए ये कहानी सिर्फ इस्लाम की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसे कभी अपनी पहचान और अपनी हिफाजत के बीच फैसला करना पड़ा। जब इबादत सिर्फ एक मजहबी अमल ना रहे बल्कि एक पर्सनल रिस्क बन जाए, जब लोग सिर्फ इस डर से अपना अकीदा छुपा लें कि कहीं उनकी जिंदगी खतरे में ना पड़ जाए, और जब खौफ इतना गहरा हो जाए कि लोग अपने मजहब का नाम लेना भी छोड़ दें, तो आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ आवाज़ ही नहीं बल्कि उस कम्युनिटी की तारीख भी दुनिया की नज़रों से ओझल होने लगती है। पर अगर आप मुझसे ये सवाल पूछो तो मैं तो ये जवाब दूंगा कि आप खुद सोचो ना, नॉर्थ कोरिया में टीवी खरीदना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन असल बात टीवी खरीदना नहीं बल्कि उस पर क्या देख सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ के लगभग तमाम टीवी चैनल स्टेट यानी हुकूमत के कंट्रोल में होते हैं। इसका मतलब ये है कि टीवी तो आपकी होती है लेकिन उस पर चलने वाले कंटेंट आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते। जो दिखाए जाते हैं वो ज्यादातर हुकूमत की तरफ से तय किया जाता है। नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर भी दुनिया के बाकी मुल्कों से बिल्कुल अलग है। वहाँ सिर्फ नॉर्मल ग्रेगोरियन कैलेंडर ही यूज नहीं होता, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर अक्सर जूची कैलेंडर भी लिखा होता है। मतलब जूची कैलेंडर है वहाँ पर वो यूज होते हैं। इस कैलेंडर का पहला साल 1912 माना जाता है क्योंकि इसी साल नॉर्थ कोरिया के फाउंडर किम टू संग पैदा हुए थे। यानी वहाँ सिर्फ तारीख ही अलग नहीं होती बल्कि वक्त को गिनने का तरीका भी दूसरे मुल्कों से रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में हर शख्स अपनी मर्जी का हेयर कट भी नहीं रख सकता। सैलून्स में हुकूमत की तरफ से अप्रूव किए गए हेयर स्टाइल्स की लिस्ट लगी हुई होती है और लोगों को आमतौर पर उन्हीं स्टाइल्स में से अपना हेयर कट चुनना पड़ता है। यानी जिस चीज़ को हम रोज़मर्रा की एक छोटी सी पर्सनल चॉइस समझते हैं वहाँ उस पर भी कुछ हद तक रूल्स मौजूद हैं। 2011 में जब किम जोंग टू की मौत हुई तो पूरे मुल्क में ऑफिशियल मॉर्निंग पीरियड यानी सोग का वक्त अनाउंस किया गया, मतलब रोने का वक्त। इस दौरान सेलिब्रेशंस और कई पब्लिक एक्टिविटीज पर पाबंदियां लगा दी गई। कुछ डिफेक्टर्स ने बताया कि उस वक्त लोगों के पब्लिक बिहेवियर पर बहुत करीबी नज़र रखी जा रही थी और हुकूमत ये देख रही थी कि लोग इस सोग के दौरान किस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं। और 2014 में यूनाइटेड नेशंस की कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने अपनी रिपोर्ट में एस्टिमेट दिया कि उस वक्त नॉर्थ कोरिया के पॉलिटिकल प्रिजन कैंप्स में तकरीबन 80,000 से 1,20,000 लोग कैद थे। लोग वहाँ पर अपने जुर्म की वजह से कैद नहीं थे बल्कि इसलिए कैद थे क्योंकि वो अपने किसी दूसरे फैमिली मेम्बर की सज़ा भुगत रहे थे। क्योंकि वो मर चुके हैं तो इसीलिए पीढ़ी बाई पीढ़ी ना आपको उसके गुनाह की जो सज़ा थी वो आपको भुगतनी होती है। यानी कभी कभी एक शख्स पर लगे इल्ज़ाम का असर उसके पूरे खानदान तक पहुंच सकता था। आपको पता है नॉर्थ कोरिया उन चंद मुल्कों में से एक माना जाता है जहां बाहर की दुनिया की कोई फिल्म, टीवी, ड्रामा या किताब देखने भी बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है। 2020 के बाद बनाए गए कुछ कानूनों के मुताबिक फॉरेन मीडिया को अंदर लाना या दूसरे तक पहुंचाने बहुत ज़्यादा सख्ती है। मतलब अगर आपने कोई कोरियन ड्रामा देख लिया तो मौत है आपकी। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि सबसे सीरियस केसेस में मौत की सज़ा तक दी जा सकती है। यानी वहाँ एक वीडियो देखना कभी कभी सिर्फ एंटरटेनमेंट का मामला नहीं होता बल्कि ज़िंदगी और मौत का फैसला भी बन सकता है। तो अगर जिस जगह पर इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होंगी तो वहाँ रिलीजियस आइडेंटिटी कहाँ नसीब होगी भाई किसी को। अब ज़रा एक पल के लिए खुद को उस जगह रख कर सोचो, अगर आप नॉर्थ कोरिया में पैदा होते और अपना अकीदा जाहिर करना आपकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकता तो आप क्या करते? क्या आप अपनी पहचान को बचाने की कोशिश करते या फिर अपनी ज़िंदगी को? बताना कमेंट्स में। बाय।